हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं जोश लीगल नॉलेज और आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जाएंगे एक इनकम टैक्स का एक रियली बहुत इंपॉर्टेंट जो हेड होता है, इनकम अंडर द हेड ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, जो सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 के अंदर दिया हुआ है। तो वैसे 5 हेड होते हैं, आप लोगों को पता होगा। सोर्स ऑफ इनकम के अंदर हाउस प्रॉपर्टी एक होता है जो सेक्शन 22 से 27 तक है। सैलरी, पीजीबीपी जो हमने कवर कर दिया है, हमने इसमें मेन चीज ही कवर किया है। इसमें पीजीबीपी सेक्शन 28 जिसमें चार्जेबल है वो किया है, डेप्रिसिएशन 32 वाला किया है, एक्सपेंडिचर एंड लॉस 37 सेक्शन किया है बस। कैपिटल गेन हमने कवर कर लिया है। आईओएस जो हमारा सेक्शन 56 से 59 तक था। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो हमने कवर कर दिया है। अब हम सेक्शन 22 और ये जो उसका जो हेडिंग होती है एक बार वो पढ़ लेते हैं कि क्या है। सेक्शन 22 बेसिकली जो इनकम अंडर द हेड जो हाउस प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी से आपको जो भी इनकम आ रहा है तो वो कैसे टैक्सेबल होगा, कौन कौन सी चीजें चार्जेबल होंगी कि नहीं होंगी। तो सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन ही बताता है और सेक्शन 23 एनुअल वैल्यू बताता है, सेक्शन 24 डिडक्शन बताता है। आपको इसको लाइन से याद करना होगा कि चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है या एनुअल वैल्यू क्या है। डिडक्शन हमने हर चीज का हम पढ़ रहे हैं अलग अलग। अगर जैसे कि हमने पीजीबीपी का था उसका भी आई थिंक उसका सेक्शन 30 के अंदर डिडक्शन दिया हुआ है पीजीबीपी के अंदर, और 32 के अंदर डेप्रिसिएशन दे रखा है। तो सबका डिडक्शन जो है वो अलग अलग होता है, कितना कितने परसेंटेज होगा वो डिडक्शन हमें बताया हुआ होता है पहले से ही। सेक्शन 25 इंटरेस्ट पेवेबल आउटसाइड इन इंडिया। सेक्शन 25A रिकवरी ऑफ अनडिजायर्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट। 26 जो है सेक्शन वो को-ओनर्स के बारे में बताता है कि क्या को-ओनर जब मिलकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो क्या उनका जो टैक्स होता है वो अलग अलग चार्जेबल होता है या साथ में चार्जेबल होता है, या कितनी जो यहाँ पर एग्जाम्पशन भी बता रखी है तो क्या दोनों को एग्जाम्पशन इक्वल मिलती है नहीं मिलती है। सेक्शन 27 जो है वो डीम्ड ऑनर के बारे में बताता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिंपली चार्जिंग सेक्शन के अंदर कुछ बता देती हूँ। सेक्शन 22 क्या बोलता है। सेक्शन 22 बोलता है एनुअल वैल्यू जो भी आ रही है, नेशनल या डीम्ड वैल्यू कोई सी भी प्रॉपर्टी से, कहां से आ रही है, प्रॉपर्टी से, कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड, या कोई आपके पास कोई बिल्डिंग है या लैंड है आपने उसको लेट आउट कर रखा है या उससे, या अपॉर्टिनेंट देयर टू से, अटैच जो है उससे, ऑफ विच एसएससी इज द ओनर, या एसएससी उसमें ओनर है, लीगल ओनर है या डीम्ड ओनर है। शैल बी, देखो एसएससी कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, एक्सेट्रा भी हो सकता है। शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो जिनके पास ऑनर मतलब जो एसएससी है उसके पास किसी लैंड के ऑनर है या लैंड है या वो डीम्ड ऑनर है, वो सब जो है वो चार्जेबल होंगे अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी विल नॉट इंक्लूड पोर्शन ऑक्यूपाइड बाय द ऑनर फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन। अगर वो जैसे कि वो प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग जो है वो किसी बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पज से यूज की जा रही है तो वो हमारा चार्जेबल नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि वो चार्जेबल किस में होगा, पीजीबीपी के अंदर चार्जेबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, बट एक स्टार्ट करने से पहले एक एनालिसिस में आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देती हूँ। ये आपको आई होप दिख रहा होगा। इनकम फ्रॉम वैकेंट, जैसे कि मान लो एक ऑनर है रामलाल, उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो लेटिंग कर रखा किसको, टेनेंट श्यामलाल को, और श्यामलाल ने फर्दर सब टेनेंट कर दिया अघन श्यामलाल को। तो यहाँ पर क्या होता है, जो टेनेंट से पैसे उसको मिल रहा है ऑनर को, तो वो क्या होगा, वो हमारा इसमें आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। बट जो सब टेनेंट से टेनेंट को आ रहा है तो वो किस में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर वो इंक्लूड होगा। तो आपको इतना सा क्लियर हो गया होगा। इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर तो काफी डिटेल में लिखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने सेम जो चीजें पढ़ी थी ना वो इसके अंदर लिखी हुई है कि एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग। अगर आपको एनुअल वैल्यू कहां से आ रही है, किसी बिल्डिंग में से या लैंड अपार्टमेंट से आ रहा है, और विच द एसएससी इज द ओनर, जिसमें एसएससी ओनर है, अदर देन सच पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी एज ही मे ऑक्यूपाई फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस। अदर देन मतलब इनको छोड़ के, किसको छोड़ के, बिजनेस और प्रोफेशन अगर आप वहां पर कैरी कर रहे हो, उस पर्पज से आप उस चीज को ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा।
on by him, the profit of which are chargeable to income tax shall be chargeable to income tax under the head income from house property. तो वो किस में आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चार्जेबल होगा. अब कंडीशन क्या है चार्जेबिलिटी की, इसमें 2-3 कंडीशन है, पढ़ लेते हैं हम. कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू. इसमें क्या है कि बिल्डिंग आपके पास होनी चाहिए, लैंड होना चाहिए. अब लैंड अपार्टमेंट क्या होता है, जैसे कि कोई प्ले ग्राउंड, किचन हो गया, कोई गार्डन हो गया या कोर्टयार्ड एक्सेट्रा, तो इसको हम लैंड अपार्टमेंट बोलते हैं. तो ये भी अगर आप किसी को दे रहे हो रेंट पे तो इससे जो पैसा आपको मिल रहा है वो भी चार्जेबल होगा. नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जैसे कार पार्किंग स्पेस होता है जहां पर हम रह नहीं सकते, बट कार पार्किंग स्पेस के लिए भी आप बहुत सारे लोग रेंट पे देते हैं. ड्राइंग ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, कनेक्टिंग रोड्स इन द फैक्ट्री एरिया शैल बी लैंड अपार्टमेंट टू बिल्डिंग. तो ये भी लैंड अपार्टमेंट के अंदर आएगा. अब एक्सेप्शन क्या, एक्सेप्शन आपको पता है कि अगर आप ऐसी बिल्डिंग जो स्टाफ क्वार्टर के लिए लेट आउट कर रहे हो, जैसे कि स्टाफ को रहने के लिए दे रहे हो, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा. वो किस में इंक्लूड होगा, वो पीजीबीपी के अंदर इंक्लूड होगा. इस पे एक केस भी आया था, CIT वर्सेस दिल्ली क्लॉथ जनरल मिल लिमिटेड, कि ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पीजीबीपी के अंदर इंक्लूड होगा. अब हमारा आता है कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट, किसी और जैसे कि मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर अगर आप उसमें लगाकर किसी को दे रहे हो, तो देखो अगर आप एक लैंड, अगर आप मतलब फ्लैट है आपके पास और अगर आप फ्लैट को दे रहे हो किसी को रेंट पे, तो आप जो फ्लैट का रेंट आएगा ना, इनकम आपको जो आएगी वो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा. बट अगर आप फर्नीचर किसी को लेट आउट कर रहे हो या कोई मशीनरी, कोई प्लांट कर रहे हो, तो वो किस में आएगा, वो पीजीबीपी के अंदर इंक्लूड होगा, वो इसके अंदर नहीं होगा. तो इनकम फ्रॉम सच लेटिंग इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स. पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन आप दे रहे हो तो भी आपको यहाँ पर जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो पर्पस है वो तो आपका बिजनेस का पर्पस है कि एज अ पेइंग गेस्ट पे हम किसी को दे रहे हैं तो उससे आपको पैसे मिलेंगे. उस तरीके से जो पीजीबीपी के अंदर इंक्लूड होगा. द एसएससी शुड बी द ऑनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी. सेकंड क्या, एसएससी जो है वो हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए. अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम कुछ. ऑनर इज एंटाइटल टू रिसीव इनकम. ऑनर ऑब्वियसली उसके पास एंटाइटल, उसके पास राइट होता है कि वो इनकम को रिसीव कर सके. रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डेट जो है वो जरूरी नहीं होता है. नीड नॉट ऑल्सो बी द ऑनर ऑफ द लैंड अपॉन द बिल्डिंग स्टैंड. जैसे कि मतलब मान लो एक लैंड है, उस लैंड पे बिल्डिंग्स है, उस बिल्डिंग के अंदर हमने एक फ्लैट लिया, तो उस फ्लैट का अगर मेरे पास राइट है, मैं ऑनर हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप उस लैंड के भी ऑनर हो. एसएसटी मस्ट बी ऑनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, मटेरियल नहीं होना चाहिए. ऑनर इज द असेसमेंट ईयर. फॉर द प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट इन द कोर्ट. अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूट है कोर्ट के अंदर, तो क्या होगा, तो द डिसीजन टू हु विल बी द ऑनर विल बी ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो जो कोर्ट जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो बताएगा कि कौन ऑनर होगा, कौन ऑनर नहीं होगा. वैसे तो फाइनल डिसीजन कोर्ट का ही होगा. यूज ऑफ प्रॉपर्टी आप किस लिए कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो किसी भी पर्पज से, बट वो पर्पज क्या होना नहीं चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड बाय हिम नहीं होना चाहिए. अगर जैसे कि ये चीज मान देखो, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. अगर आप कोई ट्रेड का जो कर रहे हो, ऑब्वियसली फॉर एचपी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अगर आप जैसे कि किसी प्रॉपर्टी के अंदर स्टॉक में सामान को वहां पर रख रहे हो, और तो वो भी आपका जो है वो इसमें आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा. एनुअल जो वैल्यू है नील होगी 2 साल के लिए फॉर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इज रिसीव्ड प्रोवाइडेड सच प्रॉपर्टी इज नॉट लेट आउट. कि जैसे कि मान लो अगर आपकी एनुअल वैल्यू है कुछ भी है और आपने 2 साल से उस प्रॉपर्टी को लेट आउट नहीं किया है, तो क्या होगा, आपने उस प्रॉपर्टी को 2 साल से लेट आउट नहीं किया है, तो इसमें गवर्नमेंट भी तो कहेगी ना कि जब वो लेट आउट करने के लिए, रेंट पे देने के लायक है, तो आप उससे क्यों नहीं दे रहे हो. तो इसका भी बहुत सारे सिचुएशन है इसके अंदर, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम रेंट पे तो देना चाहते हैं बट रेंट पे कोई लेता ही नहीं है. पहली बात, अगर आप किसी एरिया के अंदर रह रहे हो, पर्टिकुलर एरिया में, बस पे आपको रेंट पे आपको नहीं मिल रहा, बट गवर्नमेंट कहती है कि अगर वो प्रॉपर्टी रेंट लायक है, आप लेट आउट कर सकते हो, आप उससे इनकम सोर्स कमा सकते हो, तो आप क्यों नहीं कमा रहे हो. तो ये सारे सिचुएशंस ना अलग अलग हैं. बट अगर एज अ लॉ पर्पज से अगर आप एकेडमिक का एग्जाम दे रहे हैं, तो सारे सिचुएशंस को याद करना बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, तो वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है. बाकी अगर आप सीए के स्टूडेंट हो और सीए के स्टूडेंट मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप ओवरव्यू इसको ले सकते हो, बट आप बाकी को बुक भी प्रेफर करो, क्योंकि आपको उस सिचुएशन को बहुत पढ़ना जरूरी है. तो स्टार्ट करते हैं. कंपोजिट रेंट क्या होता है. कंपोजिट रेंट ऐसा रेंट होता है जैसे जो फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी से मिलता है, वो भी टैक्सेबल होता है हमारे इसके अंदर.
बट अगर कोई ऐसा टैक्सेबल नहीं होता, कंपोजिट रेंट जो होता है वो टैक्सेबल नहीं होता, वो किसमें होता है, वो पीजीबीपी या आईओएफएस के अंदर होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर होता है। थर्ड क्या है, थर्ड है इट इज नॉट यूज फॉर पर्पज ऑफ एसएससी बिजनेस और प्रोफेशन, वो सेम बिजनेस और प्रोफेशन के लिए वो यूज ही नहीं करना है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। If the property or a portion of it is occupied by the assessee for the purpose of his own business or profession and the profit of such business or profession are assessable to tax, अगर टैक्स के लिए जा रहा है वो किस में जाएगा, पीजीबीपी के अंदर जाएगा। तो एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और पोर्शन इफ इट इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो नथिंग विल बी डिडक्टेबल एज एक्सपेंडिचर और रेंट ऑफ दीज प्रीमाइसेस इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी, किसमें नहीं मिलेगी, डिडक्शन आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। बट अगर आपका जो डिडक्शन है वो पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल है, तो वो पीजीबीपी के अंदर डिडक्शन या जो हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन अलाउंसेस वो है, तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 23, इसमें एनुअल वैल्यू हाउ डिटरमाइन, एनुअल वैल्यू को कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो। जैसे कि आपकी दो टाइप की प्रॉपर्टी होगी, एक तो होगी आप खुद यूज कर रहे हो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और एक होगा लेट आउट प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर प्रॉपर्टी कर रहे हो तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, इफ अगर आपके पास दो प्रॉपर्टी है बस, अगर प्रॉपर्टी तीसरी होगी तो टैक्स आपका लगेगा। तो इसके अंदर इसको पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको पढ़ा देती हूँ, उसका जो शॉर्ट फॉर्म में कैलकुलेशन है वो, कि आपको काफी इजी लगे। देखो इसको ना बहुत अच्छे से समझना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो कोई एनुअल वैल्यू है, देखो आपको ना 4-5 वर्ड याद करना पड़ेगा। एक होता है म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटी ने दे रखी है कि आपको इतना रेंट इस प्रॉपर्टी को देना है। फेयर रेंट वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू क्या होता है, जैसे कि आपके आसपास जितना रेंट चल रहा है, कि एक रूम का जो आपका रेंट है वो 5000 रुपीज चल रहा है, तो बगल वाला भी उतना ले रहा है, तो एक होता है ना पूरे मार्केट के अंदर, हाँ लगभग इतना अराउंड अप्रोक्स में इतना होना चाहिए, तो वो आपका फेयर रेंटल वैल्यू है। एक होता है स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट आपका रेंट कंट्रोल एक्ट में दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। एक्चुअल रेंट देखो अब क्या, देखो हम पढ़ते ही हैं। अगर आपका म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है 5 लाख रुपए, जैसे कि मान लो मेरा एक फ्लैट है, उसका जो म्युनिसिपल वैल्यू वो 5 लाख है, और फेयर रेंट जो वैल्यू चल रहा है मार्केट के अंदर वो 6 लाख रुपए है, तो इन दो में से हायर, तो हायर हमारा क्या है, 6 लाख वाला है, तो 6 लाख को हम लेंगे। अब 6 लाख में से, और स्टैंडर्ड रेट रेंट कंट्रोल का देखेंगे, तो इन दो में से जो कम होगा, लोअर जो होगा उसको लिया जाएगा। तो लोअर कौन सा है इसमें, 4 लाख वाला, 4 लाख ले लिया आपने, चलो ठीक है। जो ये 4 लाख आया ना वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, कि आपको इतना तो एक्सपेक्ट करना चाहिए, इससे कम नहीं। समझ में आया। मेरा जो फ्लैट है, मैं किसी को लेट आउट कर रही हूँ, वो जो फ्लैट है वो 5 लाख का है, बट फेयर जो म्युनिसिपल जो वैल्यू है वो 5 लाख की है, पर जो फेयर रेंट जो हमारे आसपास चल रहा है वो 6 लाख का है, तो इन दोनों में से हायर ले लिया मैंने 6 लाख। और फिर स्टैंडर्ड रेट जो है हमारा रेंट कंट्रोल में से मैंने देखा वो 4 लाख था, तो इसमें एक्सपेक्टेड रेंट आ गया कि 4 लाख। इन दो में से जो लोअर होता है आपको वो लेना है, कि इससे कम नहीं लेना, आपको इतना तो लेना ही लेना है। तो एक्चुअल जो रेंट है, एक्चुअल रेंट क्या होता है, ड्यू बेसिस, अभी आपको पैसा मिला नहीं है, एक्चुअल रेंट आप कितना ले रहे हैं, 5 लाख जो म्युनिसिपल है कि इतना ले ही रहे हैं आप एक्चुअल अभी, तो इन दो में से क्या है हायर, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू वो आपकी आएगी। तो आपको यहाँ पर म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, रेट, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ये पता होना चाहिए। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, अब इन दो में से जो हायर होगा वो ग्रॉस वैल्यू आ गई 5 लाख। अब उसमें से क्या करेंगे, जो म्युनिसिपल का टैक्स जा रहा है 20,000, मतलब मान लो म्युनिसिपल का टैक्स जा रहा है, उसको माइनस कर दोगे तो आपका नेट एनुअल वैल्यू बच जाएगा। नेट एनुअल वैल्यू कितना रहेगा आपका, 4,80,000। 5 लाख में से अगर आप 20,000 को उठाओगे तो 4,80,000 आएगा। तो और 4,80,000 आ गया। अब देखो नेट वैल्यू आपका इतना आ गया। अब आप ना सेक्शन 24 भी पढ़ो। सेक्शन 24 में क्या है, डिडक्शन। अब आपको टैक्स किसके अकॉर्डिंग देना होगा, एनुअल वैल्यू आपका 4,80,000 है, तो 4,80,000 के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होगा, कि आपको इतना इस मतलब फ्लैट से, आपके फ्लैट से इतना आपको आ रहा है, तो ये आपका एक इनकम बन गया, और इस इनकम को आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से टैक्सेबल करना होगा। अब इसमें से आपको क्या डिडक्शन करना है, आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी, आपको छूट कितनी मिलेगी, वो सेक्शन 24 में। याद रखना हर सेक्शन के अंदर, जैसे कि हर हेड के अंदर, ये सैलरी हो या कैपिटल गेन है, सभी चीज के अंदर डिडक्शन आपको मिल रही है। तो इसमें डिडक्शन क्या मिलेगी, जिसके 24A और 24B की डिडक्शन 2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन इसको बोलते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब के लिए अगर आप दे रहे हो तो आपको उसकी छूट मिल जाएगी। तो वो आपका जैसे कि मान लो 1,44,000 था,
तो अब मैंने 1,44,000 किसका निकाला, आप इसको निकाल लेना 4,80,000 में से जब आप माइनस करोगे 30% माइनस करोगे, इसका 30% माइनस इसमें से करके तो इतना बच जाएगा। और 24B क्या है, अब देखो अब आपका इतना बच गया ना, अब इतने बचने में से ना आपको अब अपना इसमें से आपको वो टैक्स करना है। देखो अब 4 लाख का टैक्स ज्यादा होता है, अब इतने का टैक्स थोड़ा सा कम है। 24B क्या है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। अगर आपने जैसे कि घर खरीदा है किसी को लोन पे, जैसे कि मैंने लोन पे खरीदा था तो आपको छूट मिल जाती है। तो ड्यू बेसिस मतलब मैंने आप ड्यू बेसिस अभी है कितना, 1 लाख का, तो आपको इन दो को क्या करना है, इन दो का आपका और भी जो ये वाला है वो इसमें से अगर आप माइनस करोगे तो वो आपका टैक्सेबल होगा। आपको इसमें से माइनस करके देखना है कि अगर कोई लोन लेता है घर खरीदने के लिए या उसको कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए तो आपको 1 लाख का छूट और मिल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर हम और भी चीजें डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिचुएशंस भी बहुत है, वो सिचुएशन हमें इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बाकी सीए जो बच्चा कर रहा है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो उसको करना पड़ेगा। अब सेक्शन 23 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सेम जो हम यहाँ पर जो नीचे मैंने आपको म्युनिसिपल वैल्यू सब पढ़ाया ना वही लिखा हुआ है। द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर, कि वो सम एनुअल वैल्यू हम कैसे देखेंगे कि जो ईयर टू ईयर या मंथली आपको पेमेंट आपको पैसे उससे आ रहे हैं, आपके पास वो इनकम आ रहा है तो आप उसके लिए टैक्स करोगे। Whether the property or any part of property is let and the actual rent received or receivable by the owner is in excess of the sum referred to in A, the amount of rent received or receivable। जो आपको पैसे, जैसे कि मान लो कि हमारा जो भी रेंट है वो मैं ज्यादा ले रही हूँ, एक्सेस ले रही हूँ थोड़ा अलग दो लोगों से, क्यों, क्योंकि मैंने अपना जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अच्छा कर दिया है तो उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। या अगर आपका वैकेंट है या प्रीवियस ईयर के अंदर तो आपका टैक्सेबल थोड़ा कम हो जाएगा। ये सब चीजें इसके अंदर। अब इसको पढ़ने से वही है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हायर होता है एक्सपेक्टेड। मैंने आपको ना इस जो ये पूरा हमारा ये जो बेयर एक्ट आप पढ़ोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा। इस बेयर एक्ट को मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख के बता दिया है कि कैसे हम चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि मान लो एनुअल वैल्यू हमारा एक्चुअल रेंट हमारा 12 लाख है और एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 15 लाख है। तो इसमें से जो हायर होता है वो हमारा फेयर रेंट वैल्यू होता है और इसमें से म्युनिसिपल में से हमेशा मोर देखते हैं। आप वो वाला याद करना जो मैंने आपको बताया है पहले। अब एक वही एक्चुअल रेंट क्या होता है, एक्चुअल रेंट जो आपको रिसीव हुई है या रिसीव होने वाली है। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, दिस इज द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी ने किया हो। फेयर रेंट जो आपके आसपास है ना, इज द रेंट विच इज अ सिमिलर प्रॉपर्टी कैन फैच इन द सम और सिमिलर लोकेलिटी में जो ले रहे हैं वो। स्टैंडर्ड रेंट जो आपका रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, एक्सपेक्टेड जो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू जो रेंट होता है उसमें से हम हायर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा जो आता है ना रेट आता है वो उसमें से स्टैंडर्ड रेट को देखते हैं, जो हमारा उसमें से लोअर होता है उसको लेते हैं कि इतना तो एक्सपेक्ट आप कर रहे हो कि रेंट आपको मिलना चाहिए। अब एग्जाम्पल एक दोबारा देख लेते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू आपकी 10,000 है, फेयर वैल्यू 15, स्टैंडर्ड वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पर 12,000। तो इन दो में से आपको क्या लोगे, बड़ा वाला लोगे जो आपका ज्यादा है। तो ज्यादा कौन सा आपका 15,000। 15,000 में से फिर देखोगे आप स्टैंडर्ड वैल्यू कितना है तो जो कम होगा वो लोगे सपोज। अब अनरियलाइज रेंट क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको रेंट जो मेरा है वो इस, चलो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जो रेंट है वो 15,000 रुपये है बट 1,000 अभी मेरे को पैसा मिला नहीं है। तो आप क्या करोगे, 1,000 तो आपको मिला नहीं है तो आप टैक्स कैसे पे करोगे। टैक्स आप 15,000 को थोड़ा ना पूरा पे करोगे क्योंकि आपको मिला ही 14,000 है। तो आप कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे उस 1,000 को माइनस कर दोगे, फिर 14,000 में से आपका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा वो। बट ऐसा नहीं है कि जो आपको 1,000 रुपये बाद में मिल रहा है, तो जब 1,000 रुपये आपको बाद में मिल रहा है ना तो वो उस आगे के प्रीवियस ईयर के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अंदर एड डाउन हो जाएगा। अब अनरियलाइज रेंट में भी देखो कंडीशंस कुछ होती है कि आपने बोनाफाइड वो जो टेनेंसी है उसने खाली करी हो, वैकेंट और जो स्टैप का प्रोसेस है वो बिल्कुल कंपेल मतलब सही से हुआ हो, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ एनएसएससी की उसमें कोई ऑक्यूपेशन वो नहीं कर रहा था, या आपने उसको जो हटाया है वो एक लीगली प्रोसीडिंग से आपने उसको मतलब वो निकला है, या उसने आपको पैसे सही से दे नहीं रहा, वो वाला चीज है। प्रॉपर्टी वैकेंट, अगर प्रॉपर्टी आपकी वैकेंट होती है तो क्या होगा, तो भी अगर प्रॉपर्टी वैकेंट है तो उसमें भी आपको ये देखा जाएगा कि आपको जनरल रूल ग्रॉस एनुअल वैल्यूज एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर, जो भी हायर है वो आपका लिया जाएगा। वैकेंसी अगर ऑनिंग टू वैकेंसी इफ ARR इज लेस देन ER, जो हमारा एनुअल रेट वैल्यू है वो है, और ER में से जो भी ज्यादा है उसको लिया जाएगा। ये आप
ये जो प्रॉपर्टी वैकेंट वाला है ना, इसमें ना सिचुएशन है, आपको ना ऐसे इजीली समझ में नहीं आएगा, ये आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड है और इसको आपको समझना भी नहीं है। अभी लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो एकेडमिक के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे को मैं डिटेल में नहीं बता सकती हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा अभी। अब हम सेक्शन 24 को पढ़ते हैं, डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी। मैंने वो जो सेम बताया था ना कि सेक्शन 24 में 30% डिडक्शन होगा आपको छूट मिलेगी, तो किसमें मिलेगी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी में। इंटरेस्ट ऑन ब्रोइंग लोन, अगर आप लोन ले रहे हो किसके लिए, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो आपको 1 लाख का लोन, जो 1 लाख है ना, वो छूट मिल जाएगा। अब देखो कंडीशन है, आपको 2 लाख का छूट कब मिलेगा, जब आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जैसे कि मान लो एक फ्लैट मैंने लिया और मैं उसमें रह रही हूँ, तो मेरे को 2 लाख का छूट मिल जाएगा। बट अगर मैंने ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो आपको ओनली 30K का, जैसे कि लेट आउट प्रॉपर्टी कर दिया मैंने, किसी को रेंट पे दे दिया, तो 30,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। अब इसमें यह है कि एक चीज और भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोन ले रहे हो, लोन किस पर्पज से ले रहे हो कि आप उस प्रॉपर्टी को परचेज करोगे या कंस्ट्रक्ट करोगे, तब आपको 2 लाख की छूट मिलेगी। बट अगर आप रिपेयर, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो, रिकंस्ट्रक्शन से कि आपका वो घर बन चुका है, उसके बाद दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करवाना है, तो आपको बस ओनली 30K तक का ही डिडक्शन मिलेगा। खरीद रहे हो किसके लिए, घर बनाने के लिए या उसके लिए, तो आपको 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। लोन अगर आप ले रहे हो 1 अप्रैल 1999 के बाद, तो आपको 2 लाख का लोन मिल जाएगा। अगर विद इन 5 ईयर अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो आपको 2 लाख का लोन मिलेगा। अगर आपने, जिसकी मतलब मान लो मैंने लोन लिया, मैंने कंस्ट्रक्शन या परचेज ही नहीं किया, तो जो आपको जो लोन, आपका जो लोन है वो डिडक्ट नहीं होगा। 5 साल के अंदर आपको उस चीज को खरीदना ही पड़ेगा। प्री कंस्ट्रक्शन एंड प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट की 5 साल के अंदर 1/5 जो इंटरेस्ट जो है आपने पे कर दिया हो, वही है, ये तो बेयर एक्ट से है, बेयर एक्ट से। सेक्शन 25 क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड आउटसाइड, जैसे कि आप आउटसाइड रह रहे हो और आप इंटरेस्ट ऑन लोन पेड आउटसाइड, तो इंडिया शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा कि अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो आउटसाइड लोन, आउटसाइड से आ रहा हो। तो वही है, देर इज नो एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया एज पर सेक्शन 23। अगर कोई एजेंट भी नहीं है वहां पर, तो भी आपको नहीं मिलेगा डिडक्शन। TDX, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, ये नहीं होगा। आप इसको याद करना क्योंकि TDS पे एक अलग ही टॉपिक है पूरा, तो काफी टाइम लग जाएगा उसको समझाने में। सेक्शन 26 क्या है, प्रॉपर्टी ऑन बाय को-ओनर, जैसे कि मान लो एक ही प्रॉपर्टी को 2-3 लोगों ने खरीदा, तो सारे को-ओनर्स हुए। तो यहाँ पर क्या है, शेयर्स ऑफ ईच पर्सन शैल बी कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 22 टू से 25 तक है। इंडिविजुअल शेयर्स सभी को जो भी है वो कैलकुलेशन होगी और सबको इक्वल शेयर देना पड़ेगा। विल नॉट बी टैक्स एज AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे कि पर्सन ने पूरा एक एसोसिएशन ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप के नाम पे, जैसे हम होता है ना, एक फॉर्म होता है, पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं, तो उस फॉर्म के नाम पर नहीं होगा यहाँ पर कि टैक्स पे हो रहा है कि नहीं, इंडिविजुअल के ऊपर होगा। कंडीशन क्या है, डेफिनेट एंड असर्टेन शेयर्स होने चाहिए। जो को ओनर है, जैसे कि मान लो 3 फ्रेंड ने 5 लाख का 15 लाख का घर खरीदा, तो एक ने 7 लाख दिया है, एक ने 5 लाख दिया, एक ने 1 लाख दिया, तो उस प्रोफेशन में, जैसे कि किसी का 10 लाख दिया है, 5 या 2 भी जैसे भी दिया हो, तो उसके प्रोफेशन जो रेशियो होता है ना प्रोपोर्शन के फॉर्म में, उसमें आपको वो देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन है, वेदर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अप टू 2 लाख अवेलेबल टू ईच कॉर्नर, क्या जो 2 लाख का डिडक्शन है क्या वो सभी को मिलेगा? तो यस, वो डिडक्शन सभी को मिल सकता है, बट उसमें कुछ कंडीशन है। डेफिनेट एंड अनसर्टेन शेयर्स होने चाहिए। प्रॉपर्टी वाज परचेज थ्रू इंडिविजुअल, कि सभी इंडिविजुअल जो फंड उन्होंने दिया हो, ऐसा नहीं हो कि एक ने पूरा पैसा दिया हो फिर तीनों का नाम लग रहा है। जैसे कि मान लो जैसे कि एक घर में फादर है, फादर उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, अब वो आगे चल के या तीनों को दे रहे हैं, तो तीनों का वो अलग अलग नहीं जाएगा, वो फादर के उसमें आएगा। सेक्शन 27 क्या होता है, डीम ओनर, कि हम कब किसी को ऑनर मान लें, तो ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप किसी स्पाउस को कर रहे हो, माइनर चाइल्ड को कर रहे हो, तो वो भी एक ऑनर हो जाएगा। होल्डर, जैसे कि कोई इंडिविजुअल है ऑनर उस प्रॉपर्टी का, या एस्टेट ने उसको बना दिया है, वो हो जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मेंबर जो होंगे, मेंबर्स बोला है यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं बोला है, मेंबर्स उनके बोले हैं, तो वो हमारे डीम्ड ओनर मान लिए जाएंगे। पोजीशन इन पार्ट परफॉर्मेंस के ऊपर पोजीशन आपके पास है तो आपको डीम ओनर हो। नॉट कवर्ड इन डाइवोर्स कंडीशन, डाइवोर्स कंडीशन में नहीं होना चाहिए। अब सेक्शन 24 क्या है उसमें बता, सेक्शन 24 का एक केस है, मतलब केस है, केस तो काफी इंपॉर्टेंट है। आकाश वर्सेस अंबर ट्रस्ट वाला केस है वर्सेस CIT, इसमें बोल रखा है, कैलकाता का केस है ये।
ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मॉर्गेज चार्ज इज डिडक्टेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम, नॉट ऑन इंटरेस्ट। ओनली जो कैपिटल आपका है, कैपिटल से इंटरेस्ट आ रहा है या मॉर्गेज से इंटरेस्ट आ रहा है या चार्ज से इंटरेस्ट आ रहा है तो वही डिडक्ट होगा, बाकी और इंटरेस्ट जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। तो इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं। सेक्शन 27 में बोल रखा है असिस्टेंट CIT वर्सेस T&R वेल्डिंग प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड 2010 चेन्नई का केस है। डीम्ड ऑनर जो है वो SSC की कंपनी एक्वायर्ड ऑन लीज ऑफिस प्रीमाइसेस इन क्वेश्चंस वाइड एग्रीमेंट, जैसे कि उसने एक लीज पे एक ना ऑफिस लिया था और उसने का जो लीज पीरियड मतलब उसने बोला था वो 10 साल के लिए बोला था, बट विद ऑप्शन ऑफ फर्दर रिन्यूअल, कि ये था कि आपका ना फर्दर रिन्यूअल हो जाएगा कि आप उसको रिन्यू करवाओगे 5 साल के बाद। तो SSC लेट आउट सेट प्रीमाइसेस फॉर अ रेंट को दिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर with option of renewal with since SSC was in possession of property with full transferable right। और अब क्या जो SSC है उसके पास फुल ट्रांसफरेबल राइट था तो वो रिसीविंग रेंट कर सकता था। तो यहाँ पर ये सिंपल बेसिकली ये बता रखा है कि अगर आपको कोई कंडीशंस में लगाया कि आप रिन्यू करवा सकते हो ये, तो वो भी आपका टैक्सेबल होगा। तो हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो इसके अंदर टोटल 5 सेक्शंस आते हैं, 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो 22 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? 22 के अंदर ये पढ़ा था कि कौन कौन सी चीजें चार्जेबल होती है, जैसे कि उसमें ऑनर जो है SSC ही ऑनर होना चाहिए, वो प्रोफेशन और बिजनेस के पर्पज से नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें पढ़ी थी। 23 में हमने क्या पढ़ा था कि 22 के अंदर हमने काफी कुछ और भी पढ़ा था। 22 के अंदर हमने और ये सब चीजें पढ़ी थी कि कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, लैंड अपार्टमेंट क्या होता है, लैंड कितना होना चाहिए, ये सब चीजें, ऑनर वही होना चाहिए। ओके 23 में एनुअल वैल्यू पड़ा था, जो आपको दो टाइप से आप मतलब हाउस प्रॉपर्टी का कर सकते हो, तो लेट आउट एक वो, उसमें आपने म्युनिसिपल वो पूरा कैलकुलेशन जो हमने पढ़ा था दोबारा बता देती हूँ। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में से हायर देखते हैं और फिर हायर वाला निकाल लेंगे, उसमें से स्टैंडर्ड वैल्यू हमें रेंट कंट्रोल एक्ट में दिया हुआ है तो उसमें से लोअर, तो वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ जाता है। और एक्सपेक्टेड रेंट और जो हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है या ड्यू है अभी, उसमें से जो हमारा हायर होता है वो हमारा आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू का जो होता है उसमें से आप वो म्युनिसिपल और वो वाला निकाल माइनस कर दोगे म्युनिसिपल का टैक्स, तो आपका क्या जाएगा नेट वैल्यू आ जाएगा। और भी डिडक्शन हमारा सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा था, 2 डिडक्शन थी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी जो 30% जो था आपका जो एक्चुअल आपको जो रेंट मिल रहा है उसमें से, या आप 1 लाख माइनस कर सकते हो जो सेक्शन 24B का था। उसके बाद आपको ये था कि 2 लाख का कोई डिडक्शन कब मिलेगा, जब आप सेल्फ हाउस जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसके आप परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो। बट अगर आप रिन्यूअल के लिए ले रहे हो या किसी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हो तो क्या होगा 30%, 30K का मिलेगा। और भी बहुत सारी चीजें थी। अगर आप इसमें ये था कि 1999 के बाद 1 अप्रैल 1990 डिवाइड करें तो 2 लाख का मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर में वो चीज होनी चाहिए। और प्री कंस्ट्रक्शन का है कि 1/5 आपका जो इंटरेस्ट है वो अलाउ होगा। फिर देन उसके बाद 25 आता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड आउटसाइड, कि आउटसाइड अगर आप पे कर रहे हो तो वो चीज डिडक्ट नहीं होगी। और 26 में क्या है, प्रॉपर्टी ऑन बाय कॉर्नर, कॉर्नर का जो है वो इक्वल जाएगा रेशियो के फॉर्म में। भी 27 में डीम ऑनर बताया था। आई होप आपको ये मैंने 27 कुछ मिनट के अंदर हाँ आई थिंक 20 अभी तो 27.58 मिनट हो रहा है, बाकी आधे घंटे के अंदर आपको मैंने पूरा टॉपिक समझाया। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जोश लीगल नॉलेज। थैंक यू।